शिवराज जी से बात होती है आपकी? आप उनकी बातें मानते हो क्या? मैं नहीं मानता। नहीं। ये इंटरव्यू आग लगा देगा। खबर उड़ रही थी कि 30-30 करोड़ में बिके वगैरह, आपने कुछ नहीं लिया कर। विधायकों की खरीद फरोख्त पर खुलकर बोलेगा दल बदलने वाला विधायक। आपको फिर धन्यवाद देता हूँ, चैनल के माध्यम से वो लोग, उन लोगों के पास तक बात जाएगी जिनका मैं नाम भी लूंगा इसी चैनल में। मैं इसी होटल में था जिस दिन शिवराज जी की सरकार बन। लोग जानते नहीं कि हुआ कैसे, नारायण त्रिपाठी कब आया, क्यों आया भाजपा में, कैसे लाया गया। तो क्या आपको अभी डर नहीं लग रहा कि भाजपा तोड़ लेगी उनको? जो 19 विधायक कांग्रेस जैसी पार्टी से तोड़ के चली आई, उसके 8 मंत्री तोड़ लाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ के ले आई, तो आपकी तो एक नई नवेली पार्टी होगी, उसको क्या मुश्किल होगी अगर 5-7 विधायक ले गई अपने साथ? मध्य प्रदेश की राजनीति के कई गहरे राज का पर्दाफाश होगा। तो मुझे नरेंद्र तोमर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तीनों से बात कराया गया। मैं चुनौती के साथ बोलता हूं, हमारा बिंद का पुनर्निर्माण कर दो और मुझसे रिजाइन ले लो कि हिंदुस्तान में, इस धरती पर राजनीतिक परिदृश्य में किसी मंच में नहीं दिखूंगा। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। मौजूदा दौर में हिंदुस्तान में राजनीति एक बेहद ही दिलचस्प विषय है और इसे दिलचस्प बनाया है कुछ दिलचस्प किस्म के लोगों ने। मध्य प्रदेश के हिसाब से देखें तो एक बेहद ही दिलचस्प शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक, पृथक विंध्य की राजनीति के अगुवा और प्रदेश की सियासत की सनसनी नारायण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार। अभी जब मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था तो मैंने एक शब्द उपयोग किया, बीजेपी विधायक। तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे रोकने की कोशिश की कि ये कैसा बीजेपी विधायक जो लगातार अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करता है, सरकार को लेकर अपने बागी तेवर दिखाता है, एक बार भाजपा को छोड़कर तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस की साथ भी हो लिए थे आप। वो सिर्फ आपकी पोस्ट में लगा हुआ है, आपके दिल में है कि उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए पहले। मैं बीजेपी का एमएलए हूँ जी, और 2003 में जब मैं समाजवादी पार्टी से विधायक बना जी, तो 2004 से इस मूवमेंट को चलाया कि बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल। 2004 में समाजवादी पार्टी से विधायक था जी। माननीय मुलायम सिंह जी ने मुझे बुलाया और बुला के मुझे डांटा भी कि हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, हम महासंघ की बात करते हैं, ये छोटे राज्य की मांग बंद करो, ये तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। अब यहाँ से मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य बना सकती है। अब इसके बाद जब मैं आगे 9 में जब कांग्रेस में गया तो मैं लगातार फिर हर वर्ष इस कार्यक्रम को करता था, बिंद के पुनर्निर्माण की बात करता, मांग लगातार उठाता था। तमाम भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यक्रमों मिनिस्टर भी आ चुके हैं। बिल्कुल। तो मैं इसको बागी और बगावत का मामला नहीं समझा। मैं तो मुझे ये मतलब आप बीजेपी का टैग इसीलिए लगाया क्योंकि आपको लग रहा था कि मुझे अलग बिंद देगी? मैं कभी सोच समझ के कहीं गया भी नहीं। मैं बीजेपी में गया नहीं हूँ। बीजेपी में लाने वाले लोग मेरे पास आए 2014 में जब लोकसभा चुनाव था, तो 2013 में मुझे बीजेपी विधानसभा की टिकट दे रही थी और 14 के तमाम प्रमाण हैं कि एक से एक दिग्गज, स्वर्गीय सुषमा दीदी जी, राजनाथ सिंह जी, शिवराज जी, अरविंद मेनन जी, तमाम ये लंबी फेरिस्त है जिन्होंने मुझे पकड़ने का लगातार प्रयास किया और मुझे उस दौरान लग गया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। मैं विधायक रहते कांग्रेस का एमएलए था, उस दौरान अपने विधायक पद की बलि दिया और बलि देके मोदी जी को एक सांसद देने का प्रयास किया और 4 दिन के अंदर सांसद भी जिता के दिया। तो मेरा तो अपना एक प्रयास था कि देश को आज मोदी जी की जरूरत है, मोदी जी आएंगे तो कुछ देश में और बेहतर होगा। तो मैं कोई प्लान करके मैं नहीं गया, ले जाने वाले ये लोग। लेकिन अब तो आप मोदी जी को भी नहीं छोड़ते। नहीं, मोदी जी को छोड़ने की कुछ सिद्धांत और विचारधारा की बात आती है। जब कुछ सिद्धांत की बात आती है तो मुझे लगता है कि जब कोई गलत होता है, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, मैं कोई दल से पैदा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी से मैहर के लोगों ने मुझे पैदा किया, मैं वहां से राजनीति की शुरुआत किया। कांग्रेस में गया, कांग्रेस के लोगों ने उस दौरान भी मुझे वोट दिया। फिर बीजेपी में आया, बाई इलेक्शन हुआ मेरा 16 में, तब लोगों ने मुझे वोट। तो मैं दल की पैदाइश नहीं हूँ, ना मैं मोदी जी का कोई अंध भक्त हूँ, मैं किसी के भक्त नहीं हूँ। मैं अपने क्षेत्र में हमारे बिंदवासियों का जो नुकसान हो रहा है, बिंद के लोग जो उपेक्षित हैं, बिंद के लोग जो प्रताड़ित हैं, बिंद के लोगों के साथ जो धोखा छल कपट षड्यंत्र करके विलय कर दिया गया, यदि उस मूवमेंट की बात करता हूँ, बिंद के अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य की बात करता हूँ, तो मैं बागी कहाँ हो जाता हूँ। और इसमें जब कोई बागी करता है, बताता है मुझे, और
खुद बयानबाजी करते हैं, तो उस बयानबाजी का जवाब मुझे मीडिया में आके देना पड़ेगा, इसलिए कि चौथा स्तंभ मीडिया है, वो भी मुझसे सवाल करेगा, उसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और जब मैं जवाब देता हूं तो वहां मुझको बागी बना दिया जाता है। यदि बिजली नहीं है, यदि किसान को खाद नहीं है, यदि किसान को पानी नहीं मिल रहा, और मैं उसमें जबरन बोल दूंगा कि हाँ किसान को खाद मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बेहतर किसान है, तो मैहर के लोग मुझे मार के भगा देंगे वहां से। तो मुझे मैहर के लोगों से डरना है, अपने क्षेत्र के लोगों से डरना, मुझे सत्तासीन जो लोग हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं। तो निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों का एक व्यू तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि नारायण त्रिपाठी जी बीजेपी से किस तरीके से कनेक्ट हैं। उमूमन अब शायद ये सवाल आप लोगों के जहन में नहीं रहेगा। हमारे एक्चुअली क्या, हमने ये प्लेटफॉर्म, अपना सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म था, हमने दर्शकों के सवाल के लिए खोल दिया था। बहुत सारी क्वेरी आई थी, तो मेरा पहला सवाल उनसे जुड़ा हुआ था। अभी आप एक नई पार्टी को लेकर जनता के बीच जाने को तैयार हैं। जब अलग अलग पार्टी आप देख चुके हैं, तो जहाँ तक मैं भी समझ पा रहा हूँ कि शायद किसी ने आपको संतुष्ट नहीं किया जो मांग आप लेकर चल रहे थे। वो नई पार्टी की प्लानिंग कहाँ तक पहुँच गई है? किन किन सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना है? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना है? उसके बारे में भी एक बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों का। बता दिया कि 2004 से इस मूवमेंट को चलाया। बिल्कुल। ना मैं उस समय दल जानता था, ना टिकट जानता था, ना मैं टिकट के मांगने गया कहीं। बिल्कुल। तो मैं अपने बिंद के पुनर्निर्माण के मूवमेंट में लगा रहा। अब उस मूवमेंट में धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ता गया और मुझे लगा कि अब बिंद में जरूरत है कि बिंद का अपना एक दल हो और बिंद के लोग अपना दल बनाकर अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिंद का मूवमेंट खुद स्वयं में चलाएं। और मैं एक जागरूकता अभियान भी चलाया। पूरे बिंद की 30 सीटों पर शहडोल और रीवा संभाग, 2 संभाग की 30 सीटों का दौरा किया और वहाँ एक जन जागरण अभियान चलाया, लोगों को जागृत किया, लोग जागरूक हुए, बिंद के बारे में जान पाए और इस मूवमेंट को खड़ा करके आज बिंद जनता पार्टी का गठन हो चुका है। अब बिंद जनता पार्टी का गठन होने के बाद शहडोल और रीवा संभाग की 30 सीट, भोपाल की 4 सीट, इंदौर की 1 सीट जहाँ हमारे बिंद के लोग रह रहे हैं। भोपाल की भी 4 सीट? 4 सीट हमारे बिंद के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो बिंद के लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो जिताने और हराने में अहम भूमिका निभाते हैं और इन बिंदवासियों को इसी भोपाल में कहीं दूसरे दर्जे के रूप में देखा गया है। वो लोग भी पीड़ित हैं, इसलिए 4 सीट भोपाल में, 1 सीट इंदौर में, बुंदेलखंड की 6 सीट, अपने शहडोल रीवा संभाग की 30 सीट और कटनी जिले के बड़वारा और बिजराहोगढ़ सीट, इतनी सीट पर चुनाव लड़ने की हमारी लगभग कितनी 50 क्या 44 सीट है पार करेंगे। अभी आपसे इंटरव्यू से पहले मैंने आपके क्षेत्र के लोगों से भी बात की थी, अलग अलग जगह मेरे कुछ जानने वाले हैं, तो नो डाउट थोड़ा आप चूँकि बिंद की बात उठा रहे हैं, तो बिंद के जो व्यक्ति जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो बहुत पॉजिटिव आपको लेकर अप्रोच की थी उन्होंने, लेकिन उन पॉजिटिव बात करने का यह मतलब नहीं है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकल कर सामने आए, तो उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि आप 1 दशक, लगभग 2 दशक से तो अपनी राजनीति मैहर के नाम पर चमकाते आ रहे हैं कि मैं इसको जिला बनाऊंगा, और अब आपने बिंद का शगुफा छोड़ दिया है। क्या ऐसा तो नहीं कि अब चूंकि जहाँ तक खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द, शायद 1-2 महीने में शिवराज सिंह चौहान जी अभी मैहर को जिला बनाने की घोषणा कर देंगे, तो आपकी राजनीति का वैसे ही अस्त हो जाएगी और बिंद की घोषणा कोई कर नहीं सकता। तो अभी आपको अगर कहेंगे शगुफा तो नहीं है बिंद विकास पार्टी, आपको क्या लग रहा है? हेमंत जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका जी। मैं जिला की डिमांड को लेकर कभी मैहर में मूवमेंट नहीं चलाया। मैं जिला के नाम पर मैं वोट कभी नहीं मांगा और हमारे जो मैहर के लोग हैं कभी जिला की मांग पर भी कोई बातें नहीं आई। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया जी, तो पहली बार शिवराज जी से उसी समय जो शर्तें कुछ तो बातें हुई होगी ना हमारे इनके बीच में 2014 तो 2014 में तब मैं उस दौरान बोला था कि मैहर को जिला बनाना है जी। बोले नारायण जी बनाएंगे, और जब भी शिवराज जी गए होंगे मैं बोलूँगा जिला बनाना है तो बोले बनाएंगे नारायण जी, अभी बात न करना। अब ये बात जो है वो तो जब कमलनाथ की सरकार में शिवराज जी की सरकार गई जी, जब किसी दूसरे की सरकार बनती है जी, तो कांग्रेस की सरकार नहीं कहलाती, प्रदेश की सरकार कहलाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रदेश के मुखिया होने के नाते कमलनाथ के यहाँ मैं उनको भी देखा हूँ जो अपने आप को बड़े छाती ठोक के चौड़ी करके चलते होंगे, वो लोग भी रात के अंधेरे में जाके पैर पड़ते दिखा हूँ। और मैं दिन के उजाले मीडिया से बात करते जाता था कि मुझे मैहर क्षेत्र का काम करना है, मैहर को जिला बनवाना है, मैहर के एग्रीकल्चर के काम करना है। तो इस विषय में मीडिया से बात करते हुए दिन के उजाले में जाता था, मैं रात को छुपकर पाँव पड़ने नहीं जाता था।
तो मैहर को जिला बनाने के लिए लगातार गया, इसलिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के पास हर दल के लोगों को जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं गया और मैहर को जिला बनाने की घोषणा कमलनाथ से कैबिनेट में पास करा के मैहर के लोगों को सौंप दिया। मैहर जिला बन चुका है, कैबिनेट में पास हो चुका है। अब इसमें कोई राजनीतिक नौटंकी जब करता है तो मुझे तकलीफ होती है। 10 लोग बैठ जाएंगे, व्यापारियों को बुला लो, एडवोकेट संघ को बुला लो, पत्रकार भाइयों को बुला लो, इनके साथ मीटिंग करो और इसको जनता का मुद्दा बना दो और मुख्यमंत्री शिवराज जी मैहर में आए और घोषणा कर देंगे कि मैहर को मैं जिला बना रहा हूँ और श्रेय लेने का काम वो करते हैं। जिला तो हम बनवा चुके जी, आज बनेगा या कल बनेगा, हम ही बनवाएंगे। जिला बनवा चुके हैं तो अब शगुफा नहीं कह सकते मैहर को। एक और बात निकल कर सामने आई है, अब चूंकि जिला वाला, जहाँ तक मेरी भी कुछ नेताओं से बातचीत हुई थी, तो संभवतः बहुत संभव है कि इस बार चुनाव से पहले अंतिम घोषणा हो जाएगी उसकी मैहर को जिला बनाने की। तो शायद ये मैटर अब आगे चल के चुनावों में देखने को भी नहीं मिलेगा, राजनीतिक मुद्दा नहीं रहेगा। लेकिन जो बिंद का जो मुद्दा है उसने जरूर अब सिर उखाड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात और निकल कर सामने आई है कि बिंद प्रदेश का मुद्दा अभी से सिर नहीं उखाड़ रहा है, ये दशकों से इसकी मांग होती आ रही है। लेकिन फिलहाल नारायण त्रिपाठी ने पूरा मूवमेंट कैप्चर कर लिया है और कुछ लोगों की शिकायत है, ये आपके क्षेत्र के लोगों की, कि आप मंच पर उनका नाम ही नहीं लेते। आप पूरा मतलब नींव का पत्थर भी खुद बनना है, इमारत की जो पहली मंजिल है वो भी आपको बनना है, टॉप लेवल भी आपको। मैं जब भी जहाँ जाता हूँ जी, जो हम लोग सुने और जाने जी, जब मैं 2004 में चालू किया, हाँ, तो 2004 में श्रीनिवास तिवारी जी उस कार्यक्रम में आए थे, इंद्रजीत पटेल जी उस कार्यक्रम में आए थे, 3 सेट में कार्यक्रम हुआ था। एक छोटा, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। अगर पार्टी बनती है, बिंद के मुद्दे पर पार्टी बनती है, तो जो बैनर जिसके सामने खड़े होकर आप भाषण दोगे, तो क्या उनका जो पुराने नेता हैं जिनका भी आपने जिक्र किया, उनका फोटो लगा होगा उसमें? मैं तो अटल जी की फोटो लेके गली गली दौड़ा कर चुका। पूरे बिंद में अटल जी की फोटो लगा के ही दौड़ा किया कि अटल जी ने 3 राज्यों का गठन किया। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के सिद्धांतों पर चली है। तो अटल जी का ही सम्मान करते हुए आत्मनिर्भर और समृद्ध हिंदुस्तान बनाने के लिए बिंद का पुनर्निर्माण कर दीजिए। तो जो लोग हैं, बिल्कुल किसी को आपत्ति नहीं होगी तो उनकी फोटो लगाएंगे, उनको लेके चलेंगे। अभी हमारे बिंद के मूवमेंट में 2-4 नाम हैं जो 10-25 साल से इस मूवमेंट को कभी कभी चलाते रहते हैं, हर साल चलाते हैं। मुनेन तिवारी जी हो गए, उमा शंकर तिवारी जी हो गए, हम उनको धन्यवाद देते। यदि वो लोग न चलाते होते तो हमको पता भी नहीं चलता। पर इसके बाद भी जो उनका मान सम्मान है, हम लगातार सम्मान करते हैं। लक्ष्मण तिवारी जी हैं, तो हम किसी को अलग करके नहीं काम कर रहे हैं। हम तो एक एक आदमी को बोलते हैं कि आप आइए, जुड़िए, काम कीजिए। जब भी जो जहाँ मिलता है सम्मान के साथ उनको बुलाते हैं, वो सब हम लोगों के साथ में है। जी, एक बात ये भाजपा नेताओं से मेरी आई है, आपको लेकर लगातार अलग अलग अभी मैंने पिछले 1-2 दिनों में बात की है। तो उनका ये कहना था, बहुत सीनियर लीडर हैं वो, उनका कहना था कि आपका कोई विशेष एजेंडा नहीं है विंध्य, आप सिर्फ कांग्रेस की बी टीम बनकर विंध्य क्षेत्र में भाजपा का वोट बैंक, जो वोट परसेंटेज है उसको कम करने की फिराक में हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है। फिर मैंने कांग्रेस के नेताओं से भी बात की तो वो भी इस बात से सहमत नजर आया कि हाँ, अगर 5-10% वोट भी अगर आप ले गए तो आप भाजपा के लिए कांटा बन जाएंगे और कांग्रेस के लिए रास्ता साफ कर देंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जो सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, बनी नहीं थी मतलब बाद में जब दल बदल करके कुछ लोग आए थे, तो भाजपा को 100 पार ले जाने वाला बिंद ही था और अब बिंद में नारायण त्रिपाठी खड़ा हो गया है बहुत जोश व खरोश के साथ में। तो इस आरोप पर आपका क्या कहना है? इस सवाल जो उठ रहे हैं उन पर आपका क्या? वो नारायण त्रिपाठी को जानते नहीं है जी। जो इस तरह का सवाल किया होगा, ये बात किया होगा, वो नारायण त्रिपाठी को नहीं जानते। मैं किसी की बी टीम नहीं बनता जी। मैं अपने जीवन में जो किया तो नंबर 1 बन के ही रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट रहा, उस दल को मैं चला चुका हूँ। तो बी टीम कहने वाले लोग बड़े कमजोर मानसिक विचारधारा वाले लोग होंगे। और जहाँ तक है किसी का नुकसान किसी का फायदा, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। अब बिंद के पुनर्निर्माण में हमें क्या क्या करना है, किसका नुकसान होगा, कौन बर्बादी के राह में जाएगा, जो आज सत्ता में बैठे होंगे नुकसान तो उनका होगा ना, ये बात तो स्पष्ट है। जब मैं ये हिस्सा बांट की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी में विधायक हूँ, मुझे बागी कैसे सिद्ध कर दिया गया? जब मैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हूँ और मैं बिंद के पुनर्निर्माण की हिस्सा बांट की बात कर रहा हूँ। अब यदि हिस्सा बांट की बात कर रहा हूँ तो घर में जब हिस्सा बांट का झगड़ा होता है तो बाप बेटे का झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है और झगड़ा बहुत आगे तक चला जाता है। तो मैं तो बिंद के पुनर्निर्माण की बात करता हूँ, बिंद का पुनर्निर्माण कर दो। और यदि आपको लगे कि नारायण त्रिपाठी को श्रेय मिलेगा, नारायण त्रिपाठी श्रेय लेना चाहता है, नारायण त्रिपाठी राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला है, तो मैं चुनौती के साथ बोलता हूं हमारा बिंद का पुनर्निर्माण कर दो और मुझसे रिजाइन ले लो कि हिंदुस्तान में, इस धरती पर राजनीतिक परिदृश्य में किसी मंच में नहीं दिखूंगा। बहुत बड़ा वादा यहाँ पर दावा किया है नारायण त्रिपाठी जी ने। एक दूसरा सवाल जो आपकी लाइन लेंथ है, जितना मैंने भी व्यक्तिगत नोटिस किया है,
कि आपकी जो लाइन लेंथ है वो बीजेपी की राजनीति से मेल खाती है। मतलब मुझे लगता है कि भले ही आप 3-4 दलों में रही होंगे, लेकिन जो आप पे छाप है, एक सवर्ण वोट, जो राष्ट्रवादी जो वोट लोग हैं जो आपके साथ रहती हैं अमूमन, तो ऐसा, और खबर तो यहाँ तक आई है कि लगभग 1 दर्जन बीजेपी विधायक अभी आपके लिए, 1 दर्जन या 9 या 10 या 9 विधायक ऐसा कुछ हैं कि शायद अगर आप अपनी पार्टी बनाती हैं तो मौजूदा समय में जो भाजपा के लोग हैं वो रिजाइन करेंगे भाजपा से, आपके साथ शामिल होंगे। तो सीधा सीधा नुकसान यहाँ भाजपा को ही हो रहा है। ये तो पूरा ऐसा है, भाजपा को ही टारगेट हो रही है आपके, मतलब आप जो वोट लोगे वो भाजपा का ही वोट लोगे। देखिए, राष्ट्रवादी कौन नहीं है? जो हिंदुस्तान में वो हर आदमी राष्ट्रवादी है। अब वो राष्ट्रवादी की परिभाषा अलग अलग ढंग से कर दी गई है। हाँ। पर आज भी दक्षिणपंथी कह दी, आज भी बिंद का जो भी आदमी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उससे पूछे तो उसका दिल हर पल धक धक करेगा, तो यही बोलेगा बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। हाँ। लोग भय के कारण, डर के कारण, दल के कारण, दल की चिंता, टिकट की चिंता, धंधा व्यापार की चिंता, ये चिंता सता रही है, इसलिए वो लोग बोल नहीं रहे हैं। पर सभी लोगों का मुझे अप्रत्यक्ष रूप में समर्थन, सपोर्ट है कि आप लगो और बिंद का पुनर्निर्माण कराओ। हम सब साथ में हैं, सब साथ में बिंद की पुनर्निर्माण। इसके लिए पंजाब केसरी बिंद को लेकर टारगेट करके एक विशेष सर्वे भी करा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें, बहुत जल्द आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा हमारे फेसबुक और सोशल मीडिया बाकी के हैंडल्स पर, कि जहाँ पर हमने जो लोगों से बात कर रही है वो ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं। वो कुछ नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन बिंद के ही आपके कुछ शायद समर्थन रखती हैं, वो आपको एक सलाह देना चाहते हैं। नाम तो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाया, लेकिन उनका कहना था कि त्रिपाठी जी अलग पार्टी बना के चुनाव न लड़ो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ लो। आप तो सलाह दे रहे हैं। यदि मैं मुश्किल और कठिन इसको माना होता जी, तो इस लाइन में आता भी ना। ठीक है, ये मुश्किल और कठिन काम करने में मुझे आनंद मिलता है। मुझे लगता है, मैं 4 बार मैयर के लोगों ने मुझे विधायक बना दिया, अलग अलग दल से बना दिया, मुझसे कभी कोई सवाल नहीं किया। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज जो जिस मिशन में लगा हूँ वो मैं राजनीति के लिए नहीं लगा। ये राजनीति नहीं है। बिंद जनता पार्टी या बिंद का पुनर्निर्माण राजनीतिक एजेंडा नहीं है। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनको राजनीति करना है कि बिंद में जाओ, नए नए स्लोगन दो, कि कोई प्रलोभन दो, लालच दो और किसी तरह सीट जीतो और सत्ता में बैठ जाओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हम तो किसी भी तरह, हर चीज मैं भी बीच में बोला हूँ कि हम बिंद के दम पर 30 सीटों पर, मैं लोगों को बोला कि सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं बोला मुझे तुम 30 दे दो। जो राम राज्य की परिकल्पना की बात होती है, हम बिंद में राम राज्य की स्थापना करेंगे और आदिवासी सीएम हम बिंद प्रदेश में बनाएंगे। बिंद के दम पर बिंद का आदिवासी हम मुख्यमंत्री बनाएंगे इस मध्य प्रदेश में। बिंद को तो ब्राह्मण बहुल्य कहते हैं क्षेत्र, ब्राह्मण मैं बताता रहा हूँ, जो राम राज्य का नारा देने वाले लोग हैं ना, अंतरराष्ट्रीय राजनीति करते हैं राम के नाम पर। वो राम अयोध्या में तो जन्म हुआ उनका, पर चित्रकूट में जब आए, हमारे बिंद के चित्रकूट में जब वहां तपस्या की उन्होंने, ऋषि मुनियों का सुरक्षा किए, धर्म की स्थापना किए, राम चित्रकूट में आने के बाद ही भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। राम राज्य की बातें तो होती है, पर राम राज्य की बातें होने के बाद भी आज भी उस इलाके का आदिवासी, चाहे एससी चाहे कमजोर वर्ग हो, सबसे ज्यादा उपेक्षित और पीड़ित है। यहाँ बैठ के नाटक नौटंकी करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हम इस धरती पर, हिंदुस्तान में कई जगह में देखता रहता हूँ, आदिवासी सीएम बनाएंगे, आदिवासी ये करेंगे। हम तो बहुत पहले घोषणा कर दिए कि उस बिंद की ताकत पर राम राज्य की स्थापना के लिए, इसलिए कि राम के साथ छोटे मोटे लोग थे, वनवासी, जंगलवासी, भील, यही सब लोग थे। तो राम राज्य की स्थापना के लिए हम आदिवासी सीएम बिंद की ताकत से बनाएंगे, आदिवासी सीएम बनाएंगे। अभी आपने 2 जिक्र किए, 44 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और डिजायर 30 सीटों की है। खुद का सर्वे अभी क्या दिल क्या कह रहा है, कितनी सीटें निकाल लेंगे? हम 30 में 29 क्यों बोलेंगे? हम तो 30 में 30 ही बोलेंगे, इसलिए कि हमको अपने बिंदवासियों पर विश्वास और भरोसा है। हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। हम तो ये मान के चलते कोई मैजिक फिगर आ गया, चलो आपको 1 दर्जन सीटें आ गई। अब उस कंडीशन में अगर आप इतना वो करते हैं, गेन करते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे कह सकते हैं ना कि एक किंग मेकर वाली भूमिका बन जाती है। जैसा आप बता रही हैं, अलग अलग क्षेत्र में आपका अच्छा प्रभाव है। अगर 8, 10, 12 सीटें आती हैं, उस कंडीशन में फिर भाजपा की तरफ जाएंगे या कांग्रेस की तरफ जाएंगे? क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ कि कोई आपसे ये वादा नहीं करेगा कि हम बिंद प्रदेश बना रहे हैं। मैं कई सालों से कई प्रधानमंत्रियों से आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत की बातें सुन चुका हूँ जी,
और आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत तब होगा जब राज्य आत्मनिर्भर और समृद्ध हो जाएंगे। राज्य आत्मनिर्भर और समृद्ध तब होंगे जब राज्य छोटे छोटे बनेंगे। इस हिंदुस्तान में राज्य छोटे छोटे बनेंगे, उनमें विंध्य प्रदेश भी बनेगा। जो हमारा विंध्य प्रदेश बनाने का काम करेगा उसको हम साथ देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप शायद वो नंबर गेन करो और आप कोई दल आपको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हो जाए। लेकिन एक बात और आएगी, अड़चन, बहुत बड़ी अड़चन आएगी आपको। आपके विधायक जीत गए, 9-10 विधायक जीत गए, तो क्या आपको अभी डर नहीं लग रहा कि भाजपा तोड़ लेगी उनको? जो 19 विधायक कांग्रेस जैसी पार्टी से तोड़ के चली आई, उसके 8 मंत्री तोड़ लाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ के ले आई, तो आपकी तो नई नवेली पार्टी होगी, उसको क्या मुश्किल होगी अगर 5-7 विधायक ले गई अपने साथ? बिंद के जिस आदमी को भी तोड़ेंगे, ये भावनात्मक चुनाव कहलाएगा हमारा। अच्छा, जो भी टूटेगा या जो भी तोड़ेगा परिणाम भोगना पड़ेगा। जो मुरैना चंपल को तो और मजबूत माना जाता है और सबसे जो परिणाम दिल्ली में केजरीवाल को तोड़ के भोगना पड़ा है, वही परिणाम बिंद में एक आदमी को जब तोड़ेंगे तो बिंद के लोग इसका परिणाम बताएंगे, और वो सिर्फ विधानसभा में नहीं होगा, उसका परिणाम लोकसभा में भी भोगना पड़ेगा। अच्छा, जो तोड़ेगा। तो चुनौती दे दी है भाजपा को कि हमारा एक विधायक भी तोड़ के दिखाएंगे शिवराज जी, तो इफेक्ट आएगा मोदी जी पर। तो यहाँ पर एक बड़ा दावा एक और कर दिया है। वैसे आप दल बदल को कैसे देखते हैं, जो दल बदल हो रहा है अब मध्य प्रदेश में? तो जो ये टर्म, जो विधानसभा का जो टर्म है, ये तो पूरी सरकार ही दल बदल पर बन गई है। आपका वर्जन क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 19 समर्थकों के साथ आए, उसके बाद भी 3-4 और विधायकों ने दल बदल किया। भारतीय जनता पार्टी जी एक सिद्धांत की पार्टी होती है। हाँ जी, इसमें सिद्धांत होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ये एक सीट के कारण प्रधानमंत्री जैसे पद छोड़ दिए। अब भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत विहीन हो चुकी है जी। इनके कोई सिद्धांत नहीं बचे। सत्ता पाना है, सत्ता पाने के लिए चाहे जिसको तोड़ देना पड़े, चाहे जो करना पड़े, जहाँ इनके एक एमएलए न हो गए वहां भी सरकार बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह में तो मैं कई बार बोल चुका कि अब चुनाव भी नहीं कराना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है। करने वाले लोगों को कैसे देखती हैं? नहीं, दल बदल जो लोग कर रहे हैं, जो आज समाज में चर्चा है, मैं भी दल बदला। मैं समाजवादी पार्टी के बाद में कांग्रेस में गया, और वो समाजवादी पार्टी के द्वारा मैं मैहर, मुझे लग रहा था कि मैहर के लोगों को हम वो नहीं कर पाएंगे जो मैहर के लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है। मुझे बेहतर काम करना है। मैं कांग्रेस में गया नहीं, कांग्रेस वाले भी मुझे लेके गए थे, तब मैं कांग्रेस में गया। कांग्रेस के बाद मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 13 में विधायक बना, 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मना गया कि मैं सपोर्ट कर दूं मोदी जी को, एक सांसद बना दूं। पर मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहता था। भारतीय जनता पार्टी में ले जाने वाले लोग दोषी और अपराधी वो हैं। मैं ये बोलता हूं कि आप जब दूसरे लोगों को लेके आते हो, कोई आदमी आपको बेहतर दिख गया, कोई आदमी ताकतवर दिख गया, कोई अच्छी इमेज वाला आदमी दिख गया, तो आप उसको पकड़ के ले आए, अपने दल में शामिल कर लिए, वो चाहे पापी हो चाहे जो भी हो। अब जब अपने दल में शामिल करते हो तो जो आपके पुराने लोग हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे? आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप ले आए, जब मुझको लाए मैहर में, तो पुराने जो भाजपा के लोग थे वो तो कहीं ना कहीं दिल से मुझे कोसते रहे होंगे, पार्टी को भी कोसे होंगे। ग्वालियर चंबल में आप ले आए, तो जब ज्योतिरादित्य जी आए तो जो पुराने लोग थे भाजपा के वो कहाँ जाएंगे बेचारे? वो क्या करेंगे बेचारे? वो तो बददुआ देंगे, जो बनेगा नुकसान करने का प्रयास करेंगे। तो ये गलत है, इस तरह ये गलत है। मतलब आप दल बदल करवाने वाली पार्टी को कोस रहे हैं, दल बदल करने वाले लोगों को नहीं। दल बदल करने वाले में उनको फिर बोल रहा हूँ, जो मैं दल बदल नहीं किया। मैं नहीं, इस टर्म की शुरुआत आपने की थी दल बदल करने। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से एमएलए बना। मैं 9 में रास्ता, लेकिन आपने इस टर्म में मैं 9 में कांग्रेस में गया, 13 में विधायक बना कांग्रेस से जी। 14 में मोदी दल बदल, यदि मैं अपने स्वार्थ से कहूं, मैं चुनौती देता हूं दोनों दल को, मैं भाजपा को भी या कांग्रेस को भी। मैं दोनों बार दल बदला। तमाम इस बिकाऊ दौर में यही नारायण त्रिपाठी, फिर चुनौती देता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, यही नारायण त्रिपाठी को कोई खरीद पाया हो, तो ये नारायण त्रिपाठी बिका हो, तब नारायण त्रिपाठी खबर उठ रही थी कि 30-30 करोड़ में बिके वगैरह, आपने कुछ नहीं लिया। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं चुनौती देता हूँ दोनों दल के मुखियाओं से। अच्छा, इस बात का खुलासा करें नारायण त्रिपाठी किससे 1 रुपया कभी लिया हो जी, या अपने व्यक्तिगत हित में, अपने लड़के बच्चों के हित में, धंधा व्यापार कारोबार, इन किसी चीज को लिया मांगा हो? एक व्यक्तिगत सवाल, जब आप कांग्रेस 2018 में आपने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था, फिर भाजपा की सरकार बन गई थी 2019 में, फिर पार्टी नेताओं से आप मिले, भाजपा के नेताओं से आपने विश्वास में कैसे लिया उनको? कभी इंटरेक्शन तो हुआ होगा? मैं नहीं लिया। अच्छा। आपको फिर धन्यवाद देता हूँ, चैनल के माध्यम से वो लोग, उन लोगों के पास तक बात जाएगी जिनका मैं नाम भी लूंगा इसी चैनल में।
मैं इसी होटल में था जिस दिन शिवराज जी की सरकार बन। लोग जानते नहीं कि हुआ कैसे, नारायण त्रिपाठी कब आया, क्यों आया भाजपा में, कैसे लाया गया, हाँ, कौन लाया, वो तो सामने आए ना, खुल के आए। अरविंद मेनन जी आए, शिवराज जी आए, नरेंद्र तोमर जी आए, ओपन बात करें ना, कौन लाया था 14 में, क्यों लाया। फिर जब 18 का मामला आया, 18 में कमलनाथ जी की सरकार बन गई, 19 में जब शिवराज जी की सरकार बनने लगी, तो उसी दिन रामपाल सिंह, उस दिन भूपेंद्र सिंह आज मिनिस्टर जो है, ये दोनों मेरे कमरे में आए और मुझसे कमरे में आके बैठ के बात किए कि नारायण जी आप चलो, शिवराज जी मिलना चाहते हैं, आप साथ। मैं कहा आपकी सरकार बन रही, मुझे क्यों ले जाना चाहते हो। तो मुझे नरेंद्र तोमर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तीनों से बात कराया गया और शर्तों के साथ मुझको लेके गए और ये बोले कि रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। उन शर्तों में मैं गया था, नहीं तो मैं बोल दिया 23 तक भाजपा का एमएलए रहूंगा पर भाजपा के साथ नहीं रहूंगा, मैं तब भी बोला था। फिर मुझे लेके गए, इसके बाद भी धोखा छल कपट हुआ, इसके बाद भी हम कभी डिमांड किए हों, हम कुछ मांगे हों, तो फिर मैं चुनौती देता हूं, मुझसे बात करें। यदि हम कभी बोले कि हमको आप मिनिस्टर बना दो, मिनिस्टर बना दो, मिनिस्टर बना दो, हम तो एक बार कभी बोले थे कि मुझको बना देना चाहिए, मिनिस्टर बना दो। आप मिनिस्टर बनते तो अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए बनते ना, मिनिस्टर बनते तो देवी का धाम है, हम वो काम नहीं कर पाए। आज भी पीड़ा हमें कि देवी धाम में रह के 4 बार मैहर के लोगों ने हमें विधायक बनाया, हम वो काम नहीं कर पाए जो मैहर में करना चाहिए था। पर हम वो काम किए मैहर में, अपने विधायक पद की बलि देने के बाद, किसी की कृपा से नहीं, अपने बलिदान के कारण, कि जो 50 साल मैहर में नहीं हो सकता था, ग्रामीण क्षेत्रों में 3-3 कॉलेज खुलवा दिए, ऐसी सड़कें, ऐसे पानी के पीने का पानी, सिंचाई का पानी, सबको करके दिए। बहुत जल्द हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी मैहर में ग्राउंड में चल क्या रहा है, कैसे अलग बनाया है नारायण त्रिपाठी जी ने। जल्द हमारी टीम उधर क्षेत्र में जाएगी और बाकी जो सच्चाई है लोगों तक पहुंचाएगी। एक सवाल और, फर्ज कीजिए इस बार आप विंध्य विकास पार्टी का जो मूवमेंट है उसको होल्ड कर दिए थे, आप यूं जो बगावत अभी जाहिर कर रहे हैं ये नहीं करते, क्या भाजपा आपको टिकट देती है अभी इस बार विधायकी का? न टिकट की चिंता न दल की चिंता, कोई कारण ही नहीं। देती कि नहीं देती? कोई कारण ही नहीं था कि न देती। अच्छा, टिकट देती क्यों नहीं, कोई कारण ही नहीं था ऐसा। कोई ये कमजोरी नहीं थी, कोई गड़बड़ियां नहीं थी, कोई गलती नहीं की। जो राजनीतिक गड़बड़ियां होती वो नहीं हमारे में, न घरवाद, न जातिवाद, न परिवारवाद, न बिजनेसवाद, न धंधावाद, न व्यापारवाद, ठीक है, न भाषा की गड़बड़ी। तो आप मोदी जी को नहीं छोड़ते, अमित शाह को नहीं छोड़ते? नहीं, मुझे डर ही नहीं है, मुझे किससे लेना ही देना नहीं, मुझे इनसे कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक, हम तो फकीर आदमी हैं, ओरिजिनल फकीर आदमी हैं जी। एक अभी शिवराज जी से बात होती है आपकी? कभी भी हो जाती बात। व्यक्तिगत तौर पर कैसे देखते हैं शिवराज? सीधे आदमी हैं, गऊ आदमी हैं। गऊ जी। बहुत उनके संग कभी आपने ऐसी कैसे नाराजगी सामने रखी है? कई बार बातें हुई। अच्छा। हमको भी एक आध बार धमकी दिए, हम भी कभी कभी बोल दिए, कभी कभी बातें हो गई, लड़ाई हो गई, क्षेत्र के विकास के लिए हो गई, कभी मुलायम सिंह जी के बारे में पूछे। हाँ। तब भी उनको बताया उनकी बातें कि मुलायम सिंह जी का जो विजन था राजनीति में, वो सैफई गांव को बोलते थे कि हिंदुस्तान के गांव का मॉडल है ये। तो ये भी मैं उनको बताया कि इस तरह विकास। आप उनकी बातें मानते हो क्या? मैं नहीं मानता। नहीं मानते? नहीं मानता। ठीक है। नरोत्तम मिश्रा से बहुत पक्की दोस्ती किया था? मेरी सबसे दोस्ती। अच्छा। मेरी जिससे दोस्ती, जिससे संबंध होते हैं, हाँ। मैं उससे जीवन भर निभाता हूँ। अच्छा। यदि वो जानबूझ के न कटने लगे तो मैं आज भी हमेशा कई मंचों में बोलता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह यादव मेरे राजनीतिक गुरु और आदर्श हैं, इसलिए कि उन्होंने मुझे राजनीति करना सिखाया और जिससे मेरे संबंध बने। कमलनाथ से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, तो मैं हर मंच में बोलता हूँ कमलनाथ जी से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। मेरे कैलाश विजयवर्गीय जी से बेहतर रिश्ते हैं, भाई जैसे तो हैं। नरेंद्र जी से मेरे भाई जैसे रिश्ते हैं तो हैं। कमलनाथ फंडिंग कर रहे हैं आपके लिए? फिर मैं चुनौती देता हूँ। अच्छा। यदि 1 रुपए का आरोप लग जाए तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। 1 रुपए का। और मैं फिर बताया कि मैं वो फकीर आदमी हूँ कि मैं किसी से चंदा पैसा अपने राजनीतिक जीवन में मैं 1 रुपए का चंदा, मेरे यहाँ 3 सीमेंट प्लांट हैं, आज तक 1 रुपए का राजनीतिक चंदा नहीं लिया। बिल्कुल। एक दूसरा ये भी मेरी कल पता निकल के आया मेरे सामने। मैंने भाजपा के एक नेता से बात की थी, मैंने कहा था नारायण त्रिपाठी से कैसे निपटोगे आप? उन्होंने बहुत ही हल्के में लिया और उन्होंने कहा कि वो तो गणेश भैया, जो गणेश सिंह हैं, कि गणेश भैया को जिम्मेदारी दे दी, उन्होंने की चिंता मत करो, मैहर से बाहर नहीं जाने दूंगा। वो क्या है? बहुत अच्छी बात है। वो सब लोग महान लोग हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं। हाँ। और उनको खुद भी पता नहीं है, मैं न राजनीति की चिंता करता, न दल की, न टिकट की। उनको एक और बता दूं आपके माध्यम से ना। हाँ। आज फिर एक बहुत बड़े राज का खुलासा करता हूँ। हाँ जी। 2004 में
या 5 में शिवराज जी पहली बार मुख्यमंत्री बने जी। अब उनको चुनाव लड़ना था विधानसभा का, तो शिवराज जी के पास जाकर मैं बोला था कि आप मेरे मैहर से चुनाव लड़ लो। मैं समाजवादी पार्टी से मिले था, मैं बोला मेरे मैहर से चुनाव लड़ लो आप, मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूँ। आप कब से जानते शिवराज जी को? उससे पहले से कि उसी? इसको पहले पूरा कर दूँ, तो गड़बड़ा जाएगा फिर। जी हाँ ठीक है। मैं बोला था कि आप मैहर से चुनाव लड़ लो, आपका राजनीति हिंदुस्तान में ये मैसेज जाएगा कि आपकी लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि दूसरे दल का एमएलए आपके लिए सीट छोड़ दिया। तो बोले आप भाजपा ज्वाइन करोगे? मैं कहा नहीं, भाजपा नहीं ज्वाइन करूंगा। तो बोले आप क्या करोगे? मैं कहा आपसे संघर्ष करूंगा मैहर में। 2008 में जब आगे चुनाव आएगा तो आप छोड़ देना मैहर सीट को, नहीं इसके बाद भी लड़ोगे तो मैं लड़ूंगा। पर तो बोले आपको फायदा क्या मिलेगा? मैं कहा मैं मैहर को सीएम दे दूंगा, और मैहर को सीएम मिल जाएगा तो मैहर के साथ साथ हमारे बिंद का कल्याण हो जाएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये प्रमाण के रूप में कभी भी आप उनसे पूछ लेना। और मतलब शिवराज सिंह की आपकी दोस्ती बहुत पुरानी है? सीएम बनने के पहले मेरे कोई रिश्ते नहीं थे, ना संबंध थे, ना मैं जानता था, ना पहचानता था। अच्छा, किनको सीट की तलाश है तो दे दूंगा। बहुत बड़ी बात कही है आपने। एक सवाल, नया सवाल निकल कर आ गया, लेकिन इस सब के बावजूद आपने अपनी सीट ऑफर कर दी। आप वो शिवराज की किचन कैबिनेट के हिस्सा नहीं बन पाए, जो आज भूपेंद्र सिंह हैं, कहते हैं कि अपना रामपाल सिंह हैं, और 2-4 नेता हैं उनके जो मंत्री पद हैं और आसपास उनसे कनेक्ट हैं काफ़ी, आप उसके हिस्सा नहीं बन पाए। राजनीति में मक्खन पालिश, चमचागिरी, बंधुआ मजदूरीपन बहुत चलता है, वो मेरे बस का नहीं है। वो कभी जीवन में मैं नहीं किया। मैं बिना समय लिए कभी मिलने नहीं गया, समय लेके मिलने गया हूँ, और मुझसे मिले बात किए तो मैं बात किया नहीं, लौट के चला आया। तो राजनीति में ये सब चीज़ मुझसे करते नहीं बना, इसलिए मेरा इसीलिए लोगों से ज़्यादा पट नहीं पाता राजनीति में। जी, अभी देखो नए राज्य बनने की जो मांग है वो मुंह में चलती आई है। पार्टियों ने क्या किया है, नया राज्य बनाने की मांग करते आए, लेकिन अपना एक एजेंडा साइड में रखा है। लेकिन आपकी तो पूरा पॉलिटिक्स का एजेंडा ही एक नया राज्य की मांग हो गई है ना? लेकिन क्या आपको लगता है कि मौजूदा समय में जब राजनीति, धर्म, जाति, हिंदू, मुस्लिम, बुलडोजर, अगड़ा, पिछड़ा, ये तमाम मुद्दे ऐसी हैं कि वो आदमी का माइंड डाइवर्ट ही नहीं होने देते, वहाँ आपका ये मुद्दा कितना एग्जिस्ट करेगा? ये फिर मैं बता रहा हूँ आपको जी कि मैं हर मंच पे, जो नारायण त्रिपाठी को जानता है वो ये मानता है कि नारायण त्रिपाठी जाति, धर्म, ये 3-5 के पंचायत के चक्कर में, लफड़ों में नहीं पड़ता। मैं हर मंच पे बोलता हूँ कि मैं जात की राजनीति नहीं करता, और सब लोग बोलते होंगे, हो सकता है, पर लोग बोलने से डरते हैं। और मैं स्पष्ट रूप में कहता भी और मानता भी और करता भी हूँ। मैं न घर बात चलाया, न परिवारवाद चलाया, न जातिवाद चलाया, न लड़के बच्चों में, ईमानदारी के साथ जिस विषय में लगा उस विषय में लगा। बिंद के पुनर्निर्माण का जो मामला है ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। जाति पात, 3-5 ये पंचायत लोग मुद्दे खेलते रहेंगे, राजनीतिक गेम खेलते रहेंगे। ये तो राजनीति का एक एजेंडा है। जिस घर में कहते हैं कि जिस घर में कलह हो जाए वो घर कभी तरक्की नहीं करता, बरकत नहीं करता, कभी पनप नहीं पाता। तो जब हमारे इस देश में और प्रदेश में जाति धर्म के नाम पर इस तरह युद्ध और झगड़े कराए जाएंगे, तो यही बात तो मैं बोलता हूँ कि कभी इसका कल्याण नहीं हो पाएगा। सिनेरियो चेंज हो गया है राजनीति का। अब कुछ या तो ब्लैक है या वाइट है, ग्रे कुछ नहीं है अब तो। या तो आप उस तरफ हो या उस तरफ हो, या तो आपको सीधा कहते हैं कि हरा चादर उड़ा दिया जाता है या भगवा झंडा दिखा दिया जाता है। और चूंकि अगर आप मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और उस दौर में अपनी राजनीति दस्तक, नई पार्टी की दस्तक दे रहे हैं, तो आपको अपना व्यू तो यहाँ सेट करना पड़ेगा। वो क्या छाप रहेगी आपकी? देखिए, फिर मैं जो वर्तमान की राजनीति चल रही है, मैं अभी तो नहीं उसी विषय में बोले देता हूँ। बुलडोजर भी आप शब्द लाए हैं। मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की तासीर में अंतर है। घर गिराना असंवैधानिक है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत ये पूरा भारतवर्ष, लेकिन जनता को मजा आता है। ये मजा कब तक आए? मजा कुछ दिन आता है, जब तक खुद का, कुछ दिनों बाद वो मजा किरकिरा होने लगता है। तो ये रीति रिवाज रस्म परंपरा से देश नहीं चलेगा। रीति रिवाज रस्म परंपरा का भी अपना एक अलग स्तर होता है। जैसे एक राष्ट्र और एक कानून की जो बात की जा रही है, उसमें मैं कई बार बोल चुका कि जो हमारा आदिवासी भाई है सबसे ज्यादा पीड़ित वो होगा। इस हिंदुस्तान में आदिवासी कई रीति रिवाज रस्म परंपराओं से चलता है, वो उसको तोड़ पाना समाज हित में नहीं होगा, कभी कोई सरकार तोड़ नहीं पाएगी। तो आदिवासी को भी सावधान रहने की जरूरत है। ये राजनीतिक खेल नहीं होना चाहिए। और बुलडोजर सिस्टम जो है, मैं इसलिए बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश में डान माफिया होते हैं,
होते थे, उनमें भय बनाने की जरूरत थी। उन्होंने जो योगी जी ने किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वो वास्तव में उत्तर प्रदेश की जरूरत थी, वहाँ कानून का भय होना जरूरी था। पर शिवराज जी योगी नहीं बन सकते, शिवराज जी वो काम नहीं कर पाए। उनके तासीर के विपरीत है ये घर गिराने की परंपरा। जो बोलते हैं कि मैं खोद के गाड़ दूंगा, कई बार ये शब्द आते हैं, 24 घंटे के अंदर चौराहे में खड़ा करके लटका दूंगा, तो उनमें वो काम नहीं कर पाए। अभी भी प्रदेश में आदिवासी भटकता भाग रहा है, कागज लिए थाना कोतवाली कचीली, कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है, तो वो चीजें नहीं बना पाई। घर गिराना, अपराधी एक होता है, उसके लड़के बच्चे भी होंगे, उसके बुजुर्ग माता पिता भी होंगे। जिस समय घर गिरता होगा, वो बुजुर्ग और छोटे छोटे बाल बच्चे, उस घर की महिलाएं हर पल मौत से ज्यादा तकलीफ कष्ट झेलते हैं। इसलिए घर गिराना असंवैधानिक है, वो गलत है, वो परंपरा मध्य प्रदेश में लागू नहीं होनी चाहिए। आरोप लग रहे हैं, एक आरोप लगा रहे विपक्षी दल कांग्रेस लगा रही है कि आने वाले समय में शायद चुनाव में अभी समय है, लेकिन कुछ धार्मिक विवाद जैसी स्थितियां बन सकती हैं मध्य प्रदेश में। तो फिर मैं कुछ सवाल मेरा उससे ही जुड़ा हुआ है, आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा। अगर आप लगता है कि आप चुनौती बन रहे हो उनके लिए, तो मंच से आपसे सवाल पूछा जाएगा बिंद में जाके कि आप किसकी तरफ हो, इनकी तरफ कि उसकी तरफ। वो जवाब बिंद में बताया ना, पूरा बिंद का आदमी। ये जाति धर्म ये जो चल रहा है, ये बहुत जल्दी लोग समझदार हो चुके हैं, बहुत जल्दी समझने लगे। अभी मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना में अभी सरकार को कुछ नहीं लगा। हमारी शिवराज जी सरकार या भाजपा सरकार को कहीं कुछ भी नहीं लगा। मेरे क्वेश्चन लगे थे, उन क्वेश्चन गायब हो गए, वो सदन की बात है, उसको मैं छोड़ के बात करूंगा। इसके बाद लाडली बहना योजना, अभी प्रत्यक्ष तौर पर एक एक आदमी समझ रहा है, हमारी बहनाएं भी समझ रही हैं, जो गांव की बहनें वो भी समझ रही हैं कि अभी आज तक कोई देखने का काम नहीं किया। ये चुनाव आ गया, अचानक लाडली बहना योजना चालू हो गई, तो 3-4 महीने के लिए। इसके आगे भी बात करूंगा। आज भी हम लोग एक डिक्की का कार्यक्रम हुआ था भोपाल में, विक्टर मार्केट पर, मैं वहां गया। वो डिक्की के हेड अजय जी हैं। हम लोग जब गए वहां, तो मुझसे एक शब्द बोले त्रिपाठी जी, नहीं चाहिए हमें आरक्षण, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। किसने कहा? अजय जी SC हैं, हिंदुस्तान में डिक्की को लीड कर रहे हैं। तो बोले कि तिवारी जी हमें नहीं चाहिए आरक्षण, हमें जो है ये सरकार जो है हमें आत्मनिर्भर बनाए, हमारे बच्चों को पढ़ाए और हमारे बच्चों को बिजनेस दे। व्यक्तिगत रुख क्या आपका आरक्षण पर? तो मैं भी उसी पक्ष में हूँ। आज जो सरकार खेल खेल रही है, 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, गरीबी रेखा कार्ड, खाद्यान्न कूपन पर्चियां, गाँव का एक एक आदमी बेचारा भटकता भागता है नेताओं के आगे पीछे चक्कर काटते हुए कि मेरा गरीबी रेखा कार्ड बन जाए, मेरा खाद्यान्न पर्ची बन जाए। वो भी सम्मान के साथ जीवन जीना चाहता है, पर उसको सम्मान के साथ जीवन न जी के उसको वोट का एक मटेरियल बना दिया गया है, और वोट का मटेरियल बन गया। वो बेचारा भटकता भागता है। उसको आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की योजना क्यों नहीं है? उसको आत्मनिर्भर बना दो, उसके बाल बच्चों को बेहतर पढ़ा दो, और उसके बच्चों को कहीं रोजगार उपलब्ध करा दो, नौकरी। अगला सवाल मेरा यही है, हम बहुत जल्दी लगातार नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है, यूथ को कनेक्ट करने के लिए मौजूदा समय में सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और खासकर MP में जो परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आ रही हैं, ये एजेंडा रहेगा आपका? यूथ से कैसे कनेक्ट करोगे? देखिए, पटवारी की भर्ती जी, पूरा इस प्रदेश का एक एक युवा भटकता भागा बेचारा, बिल्कुल कहीं न कहीं कुछ न कुछ लफड़ा घोटाला, इसके अंक बढ़ा दिए गए, उसके अंक गायब कर दिए गए। ये पटवारी घोटाला भाजपा को पनपने नहीं देगा। इसके साथ ही जो युवा वर्ग आज भटक रहा है, सिर्फ प्रलोभन, नाटक नौटंक, अतीत शिक्षक ट्रेंड शिक्षक है, बिल्कुल। उस ट्रेंड शिक्षक को स्कूल में मास्टर नहीं है, उस अतीत शिक्षक को आप सम्मान न दे पाए, उस अतीत शिक्षक को टीचर न बना पाए आप। जो सचिव है, आज सचिव भटकता भाग रहा है, सचिव को आप कुछ भी न दे पाए। तो जो ट्रेंड लोग हैं उनको इस तरह भटका रहे हैं। प्रादेशिक मुद्दे हैं, ये आपके बिंदसिया के लिए से ताल्लुक नहीं रखते, तो क्या जब आपका कोई वचन पत्र बनेगा, घोषणा पत्र बनेगा, तो ये शामिल होंगे? मेरे बिंदई के लोग तो हैं, सब कुछ, सब लोग जो प्रदेश में है वो बिंद में भी है, उनसे लगातार मेरी बातें होती है। वो सब पीड़ित तो परेशान है। हर हाल में एक एक आदमी, चाहे हमारा बिंद का किसान हो, हम बिंद के किसान को, आपके पास जो सब, हम बिंद के किसान को मुफ्त में बिजली देने की योजना हम बना चुके हैं। हमारे बिंद का जो युवा वर्ग है, बिंद बनेगा तो वहाँ सरकारी नौकरियां मिलेगी। हमारा बिंद बनेगा तो IIT होगा, IIM होगा, एम्स होगा, तभी तो बिंद के लोग चाह रहे हैं ना कि हमारा बिंद बने और हमारे बिंद के भी लड़के बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। निश्चित तौर पर तो एक पूरा प्लान अपना सामने रखा,
पीछे का जो पास्ट इनके संग बीता है नारायण त्रिपाठी जी का, किस तरीके से उन्होंने किस किस स्थिति को फेस किया है पिछले 20 सालों में, वो पंजाब केसरी के माध्यम से उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। और अब जो नई पार्टी लेकर आ रहे हैं उसका एजेंडा क्या कुछ रहेगा, इसके बारे में भी उन्होंने खुलकर बताया, साथ ही बेबाकी से हर उस सवाल का जवाब दिया जिसका सामना करने से अक्सर राजनेता कतराते हैं, पानी पीते हैं, बसते हैं। लेकिन नारायण त्रिपाठी जी बहुत एक बड़ा करने जा रहे हैं। उससे पहले ही लगभग 40 मिनट का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू उन्होंने पंजाब केसरी को दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इसमें बहुत से सवाल ऐसे भी थे जो हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने पूछा था, जो नारायण त्रिपाठी जी के सामने रखना चाहते थे। उन सवालों को हमने इनके सामने रखा, इन्होंने बेबाकी के साथ उनका जवाब दिया। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो नारायण त्रिपाठी जी उनकी नई पार्टी के जो एजेंडे हैं उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और आपके जहन में अगर कोई और सवाल रह गया हो जो आप चाहते हैं कि नारायण त्रिपाठी उसका जवाब दें, अपनी एजेंडे में उन बिंदु को शामिल करें, आप कमेंट ज़रूर कीजिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर। हम उन बिंदुओं को नारायण त्रिपाठी जी के सामने पहुंचाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी बात सीधे आपके नेता तक पहुंचे, आपका नेता आपकी बात पर सीधा रिएक्ट करे, यही हमारी कोशिश है। और लगातार इसी कोशिश के तहत हम लोगों से मिलते हैं, आपकी बात उन तक पहुंचाते हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।